डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी इंटीग्रल के लिए ग्रीन्स थ्योरम किस तरह हम अप्लाई करते हैं, किस तरह उसको वेरीफाई करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में आपने सिर्फ सीखा था एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम कि अगर एक इंटीग्रल आपको लाइन इंटीग्रल दिया गया तो उसको डबल इंटीग्रेशन में बदल के सोल्व कर सकते हैं। अगर डबल इंटीग्रेशन दिया गया होता तो उसको लाइन इंटीग्रल में भी बदल सकते थे। तो आपने वो दोनों प्रॉब्लम देखी होंगी, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ टू अप्लाई ग्रीन थ्योरम। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ पर कह रहे हैं इसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई का मीनिंग क्या होगा ये 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपके पास एक लाइन इंटीग्रल दिया गया है अलोंग द क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आपको बताया ये गया है कि जो ग्रीन थ्योरम है वो इस इंटीग्रल को किस में बदल देगी, डबल इंटीग्रेशन में, और फंक्शन हो जाएगा डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होगा। नंबर 1, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको इस इंटीग्रल के लिए थ्योरम वेरीफाई करनी है तो आप इस इंटीग्रल को सबसे पहले क्या लिखोगे, इस इंटीग्रल को आप बदल दोगे किसमें, डबल इंटीग्रेशन में। यानी आप क्या कर दोगे, अप्लाई ग्रीन थ्योरम। एक तरह से इसका वर्किंग रूल भी आप समझ सकते हो। तो ग्रीन थ्योरम आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, और लास्ट में आपने इसका कोई रिजल्ट निकाल दिया। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। ये तो एप्लीकेशन हुआ। उन्होंने कहा भी ये बात ग्रीन ने बताई कि इस इंटीग्रल को आप डबल इंटीग्रेशन में बदल सकते हो, इसके बाद सोल्व कर सकते हो। आंसर आपका आ गया। तो ये आंसर इसका है, जबकि सोल्व आपने किया है डबल इंटीग्रेशन को। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है कि मान लीजिए हमें इस पर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को एक ऑर्डिनरी तरीके से सोल्व करेंगे। मतलब जैसे आप लाइन इंटीग्रल करते हो, जितनी बाउंड्री है सबके लिए मैं इसको सोल्व करता जाऊंगा बिना यूज किए हुए ग्रीन थ्योरम को, और इसके बाद फिर एक आंसर आएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले आंसर आया था आपका x और इस बार आंसर आ गया आपका y। तो आप देखेंगे x और y इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम हमेशा वेरीफाई होगी। लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं, डबल को लाइन में। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपसे ये कहा जाएगा कि वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम फॉर द गिवन इंटीग्रल, तो आपको करना क्या, वी हैव टू सोल्व 2 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, लाइन इंटीग्रल को बदल दीजिए डबल इंटीग्रेशन में, और उसके बाद ये इसका एप्लीकेशन हो गया, सोल्व कर दीजिए। उसके बाद लाइन इंटीग्रल को डायरेक्ट जिस तरह कर सकते हैं वही हमें करना है। यानी कुल मिला के ये कहोगे इंटीग्रल लेफ्ट वाला भी करना है और राइट वाला भी करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करेंगे उससे मेथड आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ही सोल्व करने जा रहा हूं, और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। एक बार इसको पढ़ देता हूं। अगर आप मेथड को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, डिटेल में इसको समझिए। क्वेश्चन है वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। ध्यान देंगे, अभी ये नहीं करा यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेलुएट, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट। इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है और ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है। सी क्या है, सी इज बाउंड्री ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस कर्व, यानी स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। तो कर्व के बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले जैसे ऑर्डिनरी तरीके से क्वेश्चन मैंने किए थे एप्लीकेशन के लिए, वही मैं करता हूं। और अगर आपको अप्लाई करना भी नहीं आता तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करूंगा मैं गिवन इंटीग्रल की। क्या है गिवन इंटीग्रल? गिवन इंटीग्रल इज, इट इज इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x dy 1। अच्छा, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी m और n की, जो dx और dy के कोफिशिएंट है। तो क्या कर लूँ इसको, कंपेयरिंग द इंटीग्रल 1, इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, विथ m dx प्लस n dy। ध्यान देंगे, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर सर्किल नहीं बना हुआ। सर्किल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, लिखा हुआ है क्लोज कर, उससे भी काम हो जाएगा। वी गेट 2 रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट क्या मिला, पहला रिजल्ट मिला कि m हमारा किसके इक्वल है, 2y स्क्वायर। तो पहले तो मैं इसको बिल्कुल अप्लाई ही करूंगा थ्योरम, यानी जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था वही करने जा रहा हूँ। और n कितना आ गया, 3x। इसके बाद फ्रॉम 2 यू कैन फाइंड m का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, यानी जो dx का कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में। ये आ गया मेरे पास 4y, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। एंड
जो dy का कोफिशिएंट था उसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर दो, और इसका डिफरेंशियल आ गया मेरे पास सिर्फ 3x की जगह आ गया ओनली 3, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्या है, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। बात क्लियर है। अब इसके बाद पहले मैंने क्या कहा था कि पहले ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे। बाय ग्रीन थ्योरम क्या रिजल्ट आपके पास है, बाय ग्रीन थ्योरम वी हैव अ रिजल्ट इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इट इज इक्वलेंट टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, कितना है, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और ये आ गया डी एक्स डी वाई। यूज कर लीजिए किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 4 का और इक्वेशन नंबर 5 का। यूजिंग इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5 इन अबव इक्वेशन जो लिखा हुआ है, वी गेट क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा m की जगह क्या था ये 2y², यानी क्वेश्चन वापस आ जाएगा 2y² dx, और n की जगह कितना मिल गया 3x, तो यानी आ गया 3x dy, और राइट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगी डेल n ओवर डेल x यानी 3 और माइनस 4y, और ये आ गया मेरे पास dx dy। अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा किसको, इक्वेशन नंबर 6 को, और मैं इसको सोल्व कर दूंगा, किसको सोल्व कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 6 को। तो इसको सोल्व करने के लिए मतलब राइट हैंड साइड को ही सोल्व करूंगा, यहाँ पर इंटीग्रल सी और लिख दूँ, मैं राइट हैंड साइड को पहले सोल्व करूंगा, कुछ आंसर मेरा आ जाएगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करूंगा फॉर द वेरिफिकेशन। तो पहले हम राइट हैंड साइड पे ही फोकस करेंगे, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्व सी की। तो यहाँ पर वापस आ जाता हूं मैं, क्या है कर्व सी, कर्व सी इज बाउंड्री ऑफ, किसकी बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ क्लोज रीजन, किससे बाउंड है, बाउंडेड बाय y इक्वस टू एक्स, चलिए इसको नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, और y इक्वस टू एक्स स्क्वायर इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड। ट्रेस कर देता हूं आसान सी कर्व में, ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया हमारा y एक्सिस। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं, हाँ जी, ये रहा मेरे पास x एक्सिस और ये आ गया मेरे पास y एक्सिस। तो रीजन बाउंडेड बाय y इक्वस टू एक्स, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी और x एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। दूसरा है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई, ये एक पैराबोला है जो कि किसके अबाउट सिमेट्रिकल सॉरी किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, यानी एक दो पैराबोला बनते हैं, एक u टाइप का और एक c टाइप का। तो ये कौन सा बनेगा, u टाइप का। तो इसको बना देता हूं मैं रफली, दोनों तरफ बराबर सा नजर आना चाहिए, हालांकि मैंने रफ डायग्राम बनाया है लेकिन दोनों तरफ ये इक्वल सा नज़र आना चाहिए। ये बना दिया हमने पैराबोला, कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ बराबर ही नज़र आए। ये पैराबोला आपको नज़र आ गया। अब इन स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये तो रही हमारी y इक्वस टू एक्स। देखिए जो पहली लाइन थी, सॉरी जो पहली लाइन थी वो क्या है हमारी, ये तो है y इक्वस टू एक्स, ठीक है। और ये दूसरी लाइन है जो कि कर्व है, ये क्या है हमारा, यह पैराबोला जिसका नाम है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। क्या इसका नाम, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। अब इन दोनों से जो घिरा हुआ रीजन है वो आपको नजर आ रहा होगा, क्या है वो, यही रीजन है R। ये रीजन आ गया इसके अंदर R, इसको चलिए मैं ये R रीजन रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसी के लिए मुझे क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, और ये पूरा हो गया हमारा कर्व C। इसके नाम दे दो O, कहीं बीच में को लिख दो A, इसको नाम दे दो B, यानी रीजन हो गया OABO, बाउंडेड बाय क्लोज कर्व, इट कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स, वन पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। तो इक्वेशन नंबर 6 बिकम, क्योंकि अभी तो मुझे 6 को सोल्व करना है, तो क्या बनेगी 6,
इक्वेशन नंबर 6 बिकम C इंटीग्रल अलोंग द कर्व C 2y² dx कितना आ गया 3x dy, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया ये 3 - 4y dx dy। अब लिमिट की आपको रिक्वायरमेंट तो लिमिट लगा दीजिए। रीजन इज बाउंडेड बाय दीज टू स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसकी इक्वेशन होगी x = 0, और इसकी क्या होगी x = यहाँ मुझे कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस है, पता है आपको क्या है 0, 0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लीजिए। किसको y = x और x² y को, तो सोल्व किया तो y की जगह x ही लिख दो, तो क्या बनी है इक्वेशन x² x यानी x² - x = 0। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट पता है, तो ये बना x 0 और x कितना आ गया 1। तो अगर x 0 है तो y 0 आ जाएगा, ये पॉइंट तो ये रहा, और x अगर 1 है तो कितना हो जाएगा ये, चलिए पहले 0 पे लिख देता हूँ y 0 और x = 1 पर y कितना 1, ये ऑप्शनल है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, रब करके लिख दीजिए। तो कितना हो गया 0, 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, x की वैल्यू 1 y 1, ये आ गए b के कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब रीजन बाउंडेड बाय x = 0 एंड x = 1। ये किसकी लिमिट आ गई x की। अब बात करते हैं y की लिमिट की। तो y की लिमिट के लिए क्या करोगे, अपने रीजन में एक स्ट्रिप खींच दोगे। उस स्ट्रिप की खास बात क्या है, जब आपको x = 0 से x = 1 तक जाओगे तो ये चेक करो इसका लोअर एंड कहाँ टच करता है, हमेशा पैराबोला पर, और अपर एंड कहाँ टच करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पर। तो y की लोअर लिमिट हो गई ये वाली कर्व की इक्वेशन, और अपर लिमिट की हो गई है। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है, कहाँ को लिखूँ, चलो इधर को लिख देता हूँ, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी पता है। इस कर्व की इक्वेशन है y = x², यानी आपकी लिमिट आ गई y की x², जो पहले भी लिखी हुई थी, मैंने एंड के हिसाब से भी लिख दिया है। और इसकी इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन जो यहाँ भी लिखा हुआ, चलो वापस लिख देता हूँ y = x। तो आपको एग्जाम में ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो ये आपको यहीं से पता था अपर एंड कहाँ टच करता, y = x, यहाँ पर लिख दीजिए आप, तो ये आ गया x। बस अब क्वेश्चन आसान हो गया। पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, पहले इंटीग्रल होगा आपका y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y की लिमिट हमारी वेरिएबल है। तो क्या बनेगा यहाँ पर x = 0 to 1, y = x² x 3 - 4y, और पहले एंट्री मार दी यहाँ पर y ने, यानी dy। चलिए इंटीग्रल करो, x = 0 to 1 कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 3y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, माइनस कितना हो जाएगा ये 4y² 2, ये आ गया 4y² 2। रिजल्ट क्या बना हमारे पास, और लिमिट आ गई हमारी x की कितनी, सॉरी y की x² से लेकर x, और ये dx। जरा इस लिमिट को सोल्व कर दो पहले, तो क्या रिजल्ट बनेगा ये। अच्छा डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 6 की भी अभी जरूरत होगी, तो मैं इसके ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। इसी के बाद आगे बढ़ता हूँ, ये इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या बना ये, दिस इज इक्वलेंट टू, यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने, हाँ जी 3, हमने इंटीग्रल किया था तो 3 का आ गया 3y, और ये आ गया 4y² 2। अब इसमें लिमिट रखना बाकी है, तो कितना आ गया ये रिजल्ट बना मेरे पास, दिस इज इक्वल टू x = 0 to 1। लिमिट रखने से पहले एक लाइन और लिख लेता हूँ, 3y - 2y², और लिमिट क्या है x² to x, और ये dx। जरा सोल्व करो इसको, कितना बनाइए 3, ये कितना था लिमिट x² to x था, y की वैल्यू क्या थी x²। ध्यान देंगे x² to x वो गलती लिखा गया था पहले, तो कितना होगा ये 3x - x², और इंटीग्रल होना बाकी है इसका x के रेस्पेक्ट में, -2 कितना आ गया x⁴ माइनस, भाई तो पहले आप क्या रखोगे अपर लिमिट, तो x⁴ आएगी, x⁴, और इसके बाद जब x² रखा आपने तो कितना -x⁴, और इस पूरे का करना है आपको इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा ये रिजल्ट बनेगा हमारा x = 0 to 1 3x - 3x²,
और एक तरह का -2x² प्लस 2x की पावर 4 और ये dx। चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। ये इंटीग्रल हमारा चल रहा है c 2y² dx प्लस 3x dy, ये वैल्यू चल रही है। तो ये राइट में कितना आ गया, ये x = 0 to 1, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। कितना रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया 3x - 5x² प्लस 2x की पावर 4 dx। क्लियर है। तो रिजल्ट बना हमारे पास x = 0 to 1। अब तो इंटीग्रल ही कर दो इसका। क्या होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल होगा 3x² by 2 माइनस बने x का क्या है 0 to 1 - 5x³ by 3 0 to 1 और प्लस 2x की पावर 5 by 5 और कितना आ गया 0 to 1। इंटीग्रल हमारा रहा। अब मैं इसमें रखने जा रहा हूँ लिमिट। तो लिमिट क्या होंगी हमारी, ये आ गया 3/2, इसको बाहर ही लिख देता हूँ। x की जगह लिखा 1 और 0 की जगह 0, तो यही रहा मेरे पास। ये आ गया 5/3 और ये आ गया मेरे पास 1 - 0 और यहाँ पर भी कितना रहा है 2/5 और कितना रहा है 1 - 0। तो ये रिजल्ट कुल मिला के मेरे पास आ गया 3/2 माइनस 5/3 और प्लस कितना आ गया 2/5, यानी ये आ गया इसका। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ गया इसका 30 इज एलसीएम। कितना बचा ये मेरे पास आ गया 15 यानी 45। 3 से इसको डिवाइड किया 10 टाइम्स यानी कितना आ गया ये 50 और ये आ गया 6 यानी 12। कुल मिला के ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 57 यानी 7/30। तो कुल मिलाकर आप अब ये कह सकते हैं देयरफॉर ये जो आपका लाइन इंटीग्रल था कौन सा, देयरफॉर c 2y² dx प्लस 3x dy इज 7/30 यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ये ग्रीन थ्योरम यूज करने के बाद आया था ग्रीन थ्योरम। ध्यान देंगे आपने जो इंटीग्रल किया है वो कौन सा सोल्व किया है, ये दोबारा लिख देता हूं, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। तो आपने यहां पर जो इंटीग्रल सोल्व किया है वो ये वाला नहीं किया, आपने इसको अप्लाई किया था डबल इंटीग्रेशन में, उसको सोल्व किया तो आंसर इसका आया कितना 7/30। लेकिन अब आपको इस इंटीग्रल को एक बार और करना होगा। अभी तो आपने इसकी जगह ये लिख दिया बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम और आपने इसको सोल्व कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेरीफाई तब होगी जब आप इसको अपने तरीके से सोल्व करो, ऑर्डिनरी तरीके से। आपको नहीं पता कि लाइन इंटीग्रल को हम किस में बदल सकते हैं, डबल में। तो अगर तब भी आंसर यही आएगा तो थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान दें हर क्वेश्चन में थ्योरम वेरीफाई होगी। तो अब इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए वेरिफिकेशन। क्या हेडिंग लिखेंगे, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायग्राम की तो मुझे जरूरत पड़ेगी अभी भी। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं वेरिफिकेशन। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही लेक्चर से आपको मेथड समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे, उसके तुरंत बाद वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन जैसे ही आपने लिखा तो इस इंटीग्रल को अब आप ऑर्डिनरी तरीके से सोल्व करेंगे। कितना होगा ये dx प्लस 3x dy। इंटीग्रल क्या है 2y² dx प्लस 3x dy। नाउ हाँ जी, तो अब तो आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकते डायरेक्ट। तो अब थ्योरम ये बताती है कर्व सी क्या है, वापस आता हूं, कर्व सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व OAB एंड देन स्ट्रेट लाइन BO। तो आपका ये इंटीग्रल बदल गया, कर्व कितना आ गया OAB और इंटीग्रल तो ये रहेगा 2y² dx प्लस 3x dy। और दूसरा इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन BO। ध्यान देंगे OB नहीं लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले आप O से B पर पहुंचे थ्रू द पैराबोला और B से वापस O पर आ गए अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो कितना बना ये BO 2y² dx प्लस 3x dy। और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन, शायद मैंने 6 इक्वेशन तक लिखा है, इसको नाम दे दीजिए 7, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। बल्कि इसको भी आप 7 मत कहो, एक काम करता हूं, इस इंटीग्रल को मैंने नाम दे दिया पहले को I1
और दूसरे को नाम दे दिया मैंने I2, इसको कह दो 7। नाउ अब मैं सोल्व करूंगा पहले I1। हियर I1 क्या है? I1 इज 2y² dx प्लस 3x dy। ध्यान देंगे, अब इसी इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? आपका पूरा फोकस होना चाहिए कर्व OAB पर। OAB मतलब पैराबोला। तो क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ OAB क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन ऑफ कर्व OAB कितना होगा? ये इक्वेशन है मेरे पास y = x², यानी dy कितना आ गया? ये 2x dx। आपको पता है लाइन इंटीग्रल को जब हम सोल्व करते हैं तो पूरे इंटीग्रल को किसी एक ही वेरिएबल में ले आते हैं, तो जो आपको आसान लगे उसमें ले आइए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन को x में लाने जा रहा हूँ। तो कितना बन जाएगा? देयरफॉर I1 हो जाएगा 2y² की जगह y की जगह x², तो y² की जगह x⁴ और dx तो dx ही रहेगा, क्योंकि मैं y को और dy को बदल रहा हूँ। इसके बाद ये 3x, ध्यान देंगे dy की जगह कौन आ गया? 2x dx। अब यहाँ पर जो लिमिट है आपकी वो सिर्फ x की रह गई। तो x हमारा जब आप O से B की तरफ चले, किसके अलोंग द कर्व OAB, तो x हमारा वेरी हो गया कहाँ से? 0 से स्टार्ट हुआ और कितना हो गया? ये 1, यानी x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए I1 पे वापस आ जाइए। I1 कितना होगा? ये 2, पहले तो लिमिट रखता हूँ 0 to 1, 2x⁴ कितना हो जाएगा? ये चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 2x⁴, एक इसके बाद लिख दूंगा, ये आ गया 3 × 2 यानी 6x² और ये dx। इंटीग्रल में राइट में कर देता हूँ। देयरफॉर I1 कितना आ गया? ये I1 इज इंटीग्रल करने जा रहा हूँ, 2 तो बाहर लिखो, ये आ गया x⁵ और लिमिट क्या आ गई? लिमिट आ गई 0 to 1। इसके बाद 6 को बाहर लिखो, ये आ गया मेरे पास। अच्छा 2 को बाहर लिखा तो x⁴ का इंटीग्रल होगा x⁵5/5। क्लियर है? 6 को बाहर लिखा, x² का इंटीग्रल होगा x³ और लिमिट आ गई 0 to 1। जरा ये लिमिट भी रख दो, 2 कितना आ गया? 1/5 -0 छोड़ो और इसको 3 से 6 को कैंसिल कर दो 2 टाइम, और x³ कितना आ गया? 1 और बाकी 0, यानी आ गया 2/5 + 2, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया ये मेरे पास 12/5। ये I1 की वैल्यू है। इसको नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो इसको? इक्वेशन नंबर 8। ये मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने यहाँ पर क्या किया? सिर्फ इसका इंटीग्रल किया है और मैंने यहाँ पर क्या किया? dx और x को तो ऐसे ही रखा, y को और इनको चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी I2 और रह गया। एंड चलिए, तो पहला इंटीग्रल हमारा सोल्व हो गया। अब मैं सोल्व करता हूँ I2। एंड I2 क्या है? I2 इज इंटीग्रल तो यही है, इट इज इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन BO। तो ये कितना बना? 2y² dx प्लस 3x dy। तो इक्वेशन ऑफ BO कितना है? BO मतलब ये y = x और इसके अकॉर्डिंग dy किसके इक्वल है? dx के। तो जो भी कुछ आपने यहाँ पर लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ और इधर मैं राइट में यहाँ पर आ गया। तो कितना होगा I2 इज, ध्यान देंगे BO, पहले इंटीग्रल में सोल्व करता हूं तो y की जगह x लिख दो और dy की जगह dx। में वापस x में रख लेता हूं, अगर आपका मन करे तो y में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बना? 2x² dx प्लस 3x dx। अब लिमिट की कहानी x। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब आप इस पर कर्व पर मूव कर रहे थे तो आपने O से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज और चलते चले गए पैराबोला पर, कहां पहुंच गए? पॉइंट B पर। अब B के बाद आप O की तरफ आए हैं तभी तो कर्व क्लोज होगी। तो आप B से O की तरफ चले तो B पर कोऑर्डिनेट क्या थे? B पर कोऑर्डिनेट थे 1,1 और आप चल के कहां पर आ गए? ओरिजिन पर। यहां कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो ध्यान देंगे x आपका, ये x आपका 1 से स्टार्ट हुआ और 0 पर कंप्लीट हो गया, यानी B से आपने चलना शुरू किया, ऊपर आकर आप रुक गए। तो x की लिमिट होंगी 1 to 0। डोंट राइट 0 to 1, क्या लिखेंगे? 1 to 0। पाथ के अलोंग ही चलना है। ये नहीं कि x कम है तो उसको नीचे लिख दें और x ज़्यादा है तो उसको अपर लिमिट बना दें, वो आप नहीं करेंगे। तो कितना होगा? ये होगा मेरे पास 2x³ 3, बस इंटीग्रल ही कर दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, प्लस 3 कितना आ गया? x² 2, 1 to 0। लिमिट रख दो इसकी, कितनी होगी? 2 0 -1/3, 3 कितना आ गया? 0 -
1/2, इसका मतलब कितना हो गया ये -2/3, और ये कितना आ गया -3/2। एलसीएम ले लो, ये -4, ये -9, -13/6, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई I2 की। इसको नाम दे दो इक्वेशन को 9। अब आपके पास I1 है, आपके पास I2 है। अब आपको लिखना क्या है, वी हैव टू राइट इक्वेशन नंबर 7 जो वेरिफिकेशन थी। तो इक्वेशन नंबर 7 पर मैं वापस आ जाता हूं। अब मुझे इसकी किसी की जरूरत है नहीं, डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे जरूरत है I1 I2 और दोनों यहां पर लिखे हुए हैं। ध्यान देंगे, नाउ इक्वेशन या हैंस, ये इक्वेशन चल रही थी हमारी, हैंस इक्वेशन 7 बिकम, ये यहां पर मैंने कंप्लीट किया यहां पर 9 पर, और वापस आ गया मैं इधर। हैंस इक्वेशन 7 बिकम, मतलब I1 I2 की वैल्यू आपने रख दिया, तो कितना बना ये C2y² dx प्लस 3x dy इज I1 कितना था, इट वाज 12/5। ये इक्वेशन नंबर 8 से आप देख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 से आपको पता चल गया। और इसके बाद I2 कितना है, I2 इज -13/6, ये आप इक्वेशन नंबर 9 से देख सकते हैं। तो ये I1 की वैल्यू पुट कर दी आपने 12/5, I2 की वैल्यू रख दी -13/6। इसको जरा सोल्व कर दो। तो सोल्व मैंने किया तो एलसीएम कितना आ गया इसका, ये एलसीएम आ गया 30, तो ये कितना आ गया, एलसीएम लिया तो ये बना 72, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -65। तो ये आ गया बच्चों 7/30। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने जब इस इंटीग्रल को डायरेक्ट सोल्व किया तब भी यही रिजल्ट आया, जब आपने इसको क्या किस तरह सोल्व किया, अप्लाई करके सोल्व किया तब भी ये रिजल्ट आया। तो इसका मतलब थ्योरम आपकी वेरीफाइड है। तो आप ये कह सकते हो हैंस वी कैन से, आप ये भी स्टेटमेंट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपने mdx प्लस ndy इसको सोल्व किया डायरेक्ट, और आपने इसको डबल इंटीग्रेशन में बदला, उसके बाद आपने सोल्व किया, दोनों बार आपका रिजल्ट कितना आया, इक्वल। जब इसको सोल्व किया तब भी 7/30, और जब इसको सोल्व किया तब भी 7/30। देयरफॉर थ्योरम इज क्या हो गई, तो आप लास्ट में लिख देंगे थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम का मतलब ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने का, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको इतना समझ नहीं लगेगा क्योंकि आप समझा के नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में इसको सोल्व करेंगे। तो अगर आपको लगता है मुझे एक आध क्वेश्चन और करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आप इस मेथड को पढ़ना चाहते हैं वेरिफिकेशन, तो इससे पहला वाला लेक्चर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।